हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। पुलिस विभाग तमाम अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही अनुशासन में रखने की कवायद में जुटा है, लेकिन खुद विभाग के सिपाही ही इस पर कई बार सवाल खड़ा कर देते हैं। ऐसा ही मामला एक आजमगढ़ में आया, जहां पुलिस लाइन गेट के बाहर ही एक सिपाही ने शराब पीकर रात में हंगामा खड़ा कर दिया। लोग तमाशबीन बनकर उसकी हरकतों को देखते रहे, लेकिन उसको तो मानो होश में आना ही नहीं था। लगातार ऊट पटांग बातचीत और हरकत कर विभाग के अनुशासन पर सवाल खड़ा कर रहा था। मैं दीपक वर्मा हूँ। कहाँ पोस्टिंग है? मैं यहीं आजमगढ़ में हूँ। कहाँ? थाने पे, चौकी पे, लाइन में? कहाँ? आप जहाँ खड़े हैं मेरे अफसर भी यहाँ पे खड़ा होता हूँ। क्यों? आखिर आप बीच सड़क पे क्यों खड़े? तुम समझो इस बात को। पत्रकार हो? नहीं। क्या हो तुम? आपका छोटा भाई हूँ। छोटे भाई हो तो इस तरीके बीच सड़क में मत खड़ा होना। बीच सड़क खड़ा होने के लिए जानते हो क्या चाहिए? जी। शराफत। मैं खड़ा हूँ बीच सड़क पे, बुलाओ। किसको? कप्तान साहब को? अरे यार, कप्तान को नहीं, एसपी सिटी साहब को। फिर वही। किसको? तुम्हारे मन में क्या है? सर बड़ा ख्याल क्या है? मुख्तार अंसारी को बुला दूं? गुंडे मवाली मत बुलाओ। तब किसको बुलाऊं? किसी सच्चा इंसान बुलाओ। कप्तान साहब अगर आएंगे तो आप क्या करेंगे? कप्तान साहब तो है ही हमारे। नहीं, अगर आ जाएंगे बिल्कुल खड़ा रहूंगा, नहीं उनका सम्मान करूंगा। हमारे कप्तान हैं। पागल हो तुम? डीआईजी साहब आ जाएंगे तो? अरे मेरा विभाग है यार, विभाग से हट के बात करो। अच्छा, पुलिस विभाग का कोई आ जाएगा, आप हिलेंगे नहीं? यस। मतलब सब आपको जानता है? जानता कोई नहीं मुझको। तुम चपरासी हो, तुम्हें कोई जानता है? किस विभाग में काम करते हो? सिंचाई विभाग में। कौन जानता हो तुम्हें? आप जानते हैं कि नहीं? सब हम काम करते हो। किस पद पे हो तुम? अभी आप ही तो बता रहे मैं चपरासी हूँ। अरे यार आप नहीं बताओ मुझे मत। अच्छा, आप मुझको गाली क्यों दे रहे थे? कौन? आप ही। आप बोले गाड़ी किनारे खड़ी कर, गाड़ी किनारे खड़ी कर। ऐसा करे, ये सड़क है। ये मतलब आपकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है? मेरी क्या ड्यूटी हो? आप ड्यूटी पे हैं? पुलिस हूँ। अच्छा, पुलिस क्या करती है? पुलिस शांति व्यवस्था काम करती है। तो आप शांति व्यवस्था काम कर रहे हैं? बिल्कुल इस तरीके से। आप चाहे पत्रकार हो। शराबी सिपाही के हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने उसको समझाने की कोशिश की और अपने साथ पुलिस लाइन परिसर में ले जाने का प्रयास भी किया, लेकिन मदहोश सिपाही केवल अपनी धुन में ही बीच चौराहे पर खड़ा होकर तमाशा करता रहा। अंत में काफी प्रयास के बाद सिपाही को अंदर बैरक में ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी सभी हरकतें कैमरे में कैद हो चुकी थीं। मामले में एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी। मौके पर कोतवाल पहुंचे थे, लेकिन तब तक वह ले जाया जा चुका था।
जांच में पता चला कि दीपक वर्मा नामक सिपाही है जिसकी ड्यूटी कॉलेज में लगी हुई थी और पहले भी कई बार इस तरह की शिकायत मिल चुकी है। इस हरकत पर उसको तत्काल निलंबित करने का फैसला लिया गया है। लगभग कंट्रोल रूम को एक सूचना प्राप्त हुई थी और मेरे पास भी एक फोन आया था जिसमें एक व्यक्ति जो कि खाकी पैंट पहने हुए था और ऊपर टी शर्ट पहने हुए था, वो पुलिस लाइन के गेट के सामने हंगामा कर रहा था और पब्लिक के लोगों से अभद्रता कर रहा था। इस सूचना पर तत्काल SHO कोतवाली और RI पुलिस लाइन मौके पर पहुंचे। तब तक पब्लिक के आदमी और वो व्यक्ति जा चुका था। इस संबंध में छानबीन की गई तो पता चला कि यह जो हंगामा करने वाला जो व्यक्ति है ये कांस्टेबल दीपक वर्मा है और ये एक अनुशासनहीन कांस्टेबल है। इससे पहले भी कई महीने तक ये निलंबित रह चुका है और इसकी ड्यूटी एक कॉलेज में चल रही थी और वो वहां से आकर यहाँ पर हंगामा कर रहा था। इस संबंध में मेरे द्वारा अनुशासनहीनता को दृष्टिगत रखते हुए कांस्टेबल दीपक वर्मा को निलंबित किया गया है और इसमें अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जाएगी ताकि इसे कड़ा दंड दिया जा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिक पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर के बाद वर्तमान में जो बाइडेन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त बनाए हुए हैं। जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना लगभग तय हो चुका है। बाइडेन की जीत में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मूल निवासी फ्रैंक इस्लाम का महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रैंक इस्लाम अमेरिका के जाने माने उद्योगपति हैं और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार रह चुके हैं। इस चुनाव में उन्होंने जो बाइडेन की न सिर्फ आर्थिक रूप से मदद की बल्कि भारतीय मूल के नागरिकों को वोट दिलाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिस कारण से फ्रैंक इस्लाम के शहर आजमगढ़ में उनके परिजनों और समर्थकों में जश्न का माहौल है। जो बाइडेन की बढ़त पर फ्रैंक इस्लाम के परिजनों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान फ्रैंक इस्लाम के परिजनों, रिश्तेदारों और समर्थकों ने उम्मीद जताई कि बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से फ्रैंक इस्लाम मजबूत होंगे और उन्हें किसी महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। फ्रैंक इस्लाम से लोगों को उम्मीद है कि आजमगढ़ के विकास में भी वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चुनाव के संबंध में आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आजमगढ़ की धरती से पैदा हुए हमारे भाई फ्रैंक इस्लाम साहब ने अथक प्रयास किया, अपनी मेहनत कमाई का $10 करोड़ खर्चा किया और इसके बाद आज ये सुनने में आ रहा है कि विद इन ए फ्यू मिनट या कुछ समय के बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। इसमें आजमगढ़ का बहुत बड़ा योगदान है और विशेषता हमारे परिवार का, जिसको कि वहाँ पर फ्रैंक इस्लाम साहब कर रहे हैं। खुशी महसूस हो रही है आपको? हमारा पूरा परिवार सब मौजूद है, सभी लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और सब आजमगढ़ जनपद बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि इस खित्ते आजमगढ़ से जो फैजान तजल्ली है अक्सर जो जर्रा यहाँ से उठता है नैयर आजम होता है। कहीं ना कहीं ओबामा साहब के भी सलाहकार रहे जी। इससे पहले बराक ओबामा के भी ये लीगल एडवाइजर रहे, एडवाइजर ऑफ इंडस्ट्रीज रहे और उन्हीं का देन है जो एडवाइजरी कमेटी मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट, और अब इनको बड़ा पद हम लोग तो ये समझ रहे हैं गवर्नर में हो जाएंगे, ये वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उपराष्ट्रपति तो नहीं बन पाएंगे लेकिन उससे करीब ही आ जाएंगे क्योंकि उनके राइट हैंड माने जाते हैं और फिर आजमगढ़ के विकास के लिए बहुत कुछ सोचेंगे। यूएस के इलेक्शन में फ्रैंक इस्लाम साहब जो आजमगढ़ के ही हैं वो बड़ी मेहनत वहाँ कर रहे हैं और कुछ आधे घंटे में वहाँ का रिजल्ट भी फाइनल हो जाएगा, जिसमें जो है जो बाइडेन उनके सहयोगी भी हैं अपना इलेक्शन वहाँ वो जीत जाएंगे अपना। तो किस तरह की खुशी महसूस हो रही है? फ्रैंक साहब ने इस्लाम खुशी इसी बात की है कि वो हम लोग से जुड़े हुए हैं, घर के सदस्य हैं हम लोग उनके, तो इस वजह से खुशी हो रही है कि एक हमारे घर के लोग जो है वहाँ पर अपना झंडा भारत का जो है ऊंचा कर रहे हैं। तो फ्रैंक साहब को कुछ अच्छा महत्वपूर्ण पद मिलने की भी संभावना? पूरी संभावना है। बराक ओबामा के साथ थे तो वहाँ पर भी उनको एक अच्छी पोस्ट थी और इस वक्त भी इलेक्शन के बाद जो है उनको हो सकता है कि अच्छी पोस्ट मिले, जो कि आजमगढ़ के लिए एक मान सम्मान की बात होगी। और आजमगढ़ के विकास के लिए भी काफी काम करते हैं। आजमगढ़ के विकास के लिए वो काम करते भी हैं और करेंगे भी, आगे भी वो काम करेंगे उसके लिए। Person is from Frank Islam is from the Azamgarh, and right now I am also here, a member of here like the same place. Okay, I am happy to hear that it is the best thing to be like that. I can say now.
because that person is very supportive to the going to be the president of America. That it become happy to us also because of his support, and because of that only he came to be getting to be the president of India. That is welcoming to us also, welcoming thing to us also. That's all. देश की पहली स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रदाता एवं अपनी शुरुआत से ही यात्री कारों की सबसे बड़ी निर्यातक हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने भारत की सर्वाधिक प्रतीक्षित कार द ऑल न्यू i20 को गुरुवार के दिन लॉन्च किया। आजमगढ़ में शिवा हुंडई चक खैरोला बेलैसा के शोरूम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच रैदोपुर के शाखा प्रबंधक अजय सिंह एवं शिवा हुंडई के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने फीता व केक काटकर गाड़ी लॉन्च किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। द ऑल न्यू i20 एक प्रीमियम हैचबैक कार है। यह नई गाड़ी विशेष सुविधाओं जैसे सनरूफ, ट्रैक्शन कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर, टच स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम, DRVM, ब्लू लिंक एवं प्रोजेक्टर फॉग लैंप आदि से सुसज्जित है। इस गाड़ी की कीमत पेट्रोल में 6,79,900 से प्रारंभ है। डीजल कार की कीमत 8,19,900 से शुरू है। इस अवसर पर सेल्स जनरल मैनेजर अश्विनी कुमार उपाध्याय, सेल्स मैनेजर अनिल यादव, टीम लीडर रवि, कमलेश, राहुल, चंद्रजीत यादव, सर्विस मैनेजर संजय यादव सहित कई सम्मानित ग्राहक उपस्थित रहे। है इस कोरोना काल में भी कंपनी ने ये ध्यान रखते हुए कस्टमर्स के लिए ऑल द न्यू i20 की लॉन्चिंग की है, जिसका अनावरण आज 5 तारीख को लगभग 5 बजे के आसपास शिवा हुंडई चक खैरोला बेलैसा के शोरूम में किया गया है। इस मौके पर हमारे मुख्य अतिथि श्री अजय कुमार सिंह जी, शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रैदोपुर ब्रांच से आए हुए थे। उनकी उपस्थिति में और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, दोनों लोगों ने मिलकर के इस नई गाड़ी का अनावरण किया। इस मौके पर हमारे सम्मानित ग्राहकगण, प्रेस रिपोर्टर साहब लोग, हमारे जो स्टाफ हैं या हमारे जो कलीग हैं, वो सारे लोग उपस्थित थे यहाँ पर। इस गाड़ी की डिमांड लोगों को बहुत दिनों से थी कि BS6 में i20 में कोई डीजल गाड़ी नहीं थी, इसलिए ये गाड़ी नए i20 1.5 इंजन के साथ डीजल इन्होंने लॉन्च किया है। तो मैं आजमगढ़ जनपद वासियों से मेरे जहाँ तक मेरा प्रचार पहुँच रहा है या जहाँ तक मेरे लोग जानते हैं, मैं अपने सभी सम्मानित ग्राहकों से ये निवेदन करूँगा कि 1.5 का इंजन हुंडई में BS6 सीरीज में दिया है, ऑल द न्यू i20 में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको लोग प्रमोट करें, इसको लोग एक्सेप्ट करें, ताकि जो है हमारी आने वाली समय, जैसे हमारे लोगों का ये कहना है कि ये गाड़ी 2021 में कार ऑफ द ईयर होने वाली है, तो ये कार ऑफ द ईयर तभी होगी जिस तरह से हमारी i20 का लोगों ने पहले भी विश्वास से खरीदारी की है, सेम वही चीजें जो है इस BS6 i20 के साथ भी करें लोग। क्या खासियत है इसकी? ये खासियत इसमें दो तीन चीजों का, जैसे आप सनरूफ हैचबैक गाड़ी में नहीं, किसी कंपनी में नहीं है, और हुंडई की इस गाड़ी में इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरा जो है ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी। ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आप गाड़ी की हेल्थ चेकअप, गाड़ी का लोकेशन, गाड़ी का इंजन स्टार्ट और ऑफ, और AC की कंट्रोलिंग, म्यूजिक सिस्टम की कंट्रोलिंग, साथ ही साथ जो है दुर्घटना होने पर यह आपके कॉल सेंटर्स पे 4 जगह फोन करती है गाड़ी, जैसे आपका फायर ब्रिगेड हुआ, पुलिस स्टेशन हुआ, हुंडई का कॉल सेंटर हुआ, और आपके द्वारा फीड किए गए उसमें 5 ऐसे महत्वपूर्ण नंबर जो 1 बाय 1 करके कोई ना कोई तो उठाएगा ही, जिसको सूचना मिलेगी और लोकेशन के साथ गाड़ी का ट्रैकिंग किया जा सकता है उससे, ताकि आपको सही समय पर सही चीजों की मदद मिल सके। कितनी प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस जो है 7,50,000 से लेकर के, और ये गाड़ी 11,50 तक जाएगी। त्योहारी सीजन में सब्जियों के दामों में लगी आग से आम आदमी झुलस गया है। खाद्य तेल मसाले महंगे होने के बाद हरी सब्जियों के दाम में बेतहाशा वृद्धि व आलू प्याज के आसमान छूते दामों ने गरीबों की थाली से सब्जियों को गायब कर दिया है। मध्यम वर्गीय परिवार की रसोई का बजट जहां बिगड़ गया है, तो वहीं निम्न वर्ग की थाली पूरी तरह से खाली खाली हो चली है।
आलम यह है कि ठेले खोमचे होटल वाले भी प्याज की जगह अब मूली का इस्तेमाल करने लगे हैं। आलू बिक रहा है 180 रुपया पसेरी, उसका मतलब 36 रुपया किलो हुआ, और 300 रुपया पसेरी प्याज 60 रुपया किलो। ये रेट चल रहा है 15-16 दिन से। इससे पहले वही सब रेट चल रहा है, 170 था, 1-2 रुपया किलो बढ़ गया है इस समय। हाँ, नया आलू इस समय मार्केट में नहीं आ रहा है। नया आलू शार्टेज को 60 रुपया किलो बिक रहा है, 300 रुपया पसेरी जी। लाल वाला 40 रुपया किलो बिक रहा है, 200 रुपया पसेरी। नया आलू बारिश की वजह से सब खराब हो गया फसल। जो आने वाला आलू है पंजाब वाला, अभी कुछ दिन लगेगा, जो अभी 10-15 से बैगन है 20 रुपये किलो, और बोड़ो है 40 रुपये किलो, करेला है 30 रुपये किलो, नेनुआ है 30 रुपये किलो, मूली है 20 रुपये किलो, भिंडी है 30 रुपये किलो, लौकी है 30 रुपये किलो, यही सब रेट है। कोहड़ा है 20 रुपये किलो। ठीक है। सबसे महंगी सब्जी है इस समय है आलू है और प्याज है, सबसे महंगी सब्जी यही है। सब्जी के थोक विक्रेता नंदू सोनकर ने कहा कि शॉर्टेज के चलते जून से लगातार दामों में बढ़ोतरी जारी है। जून महीने से रेट बढ़ गया है, बढ़कर अब तक मान लीजिए बढ़ाई रेट है, और बीच में तो मान लीजिए बोरा का रेट और भी बढ़ गया था, मगर इस समय 200 रुपया कुंटल डाउन हुआ है। तो सरकार का रेट कुछ अलग है, आप लोगों का कुछ रेट अलग होता है क्या? देखिए, अब मान लीजिए सरकार जो घोषणा कर देती है उतना अब मान लीजिए समझ में आ रहा है कि मान लीजिए विदेश से प्याज आ रही है, अब उसको आने में तो 1 महीना लग जाएगा ना। अब आपको हमको ज़रूरत है तो हमको अभी चाहिए। मंडी में जो रेट है, मंडी के बाहर फुटकर सब्जी विक्रेता प्रति किलो 10 से 20 रुपए और अधिक बेच महंगाई को पेंग लगाकर आसमान छुआ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी महंगाई के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। अरे आलू महंगा, प्याज महंगा है। आम आदमी के लिए ये 2 चीज़ सबसे जरूरी है। आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। क्या करना चाहते हैं इसमें? आलू प्याज खाली से गायब हो जाएगा, अगर इस तरह महंगाई रहेगी। गायब क्या हो जाएगा? नहीं खा पाएंगे, टेस्ट के लिए तो खाएंगे। अरे भाई, उसके बिना कैसे काम चलेगा? अभी नहीं चल सकता, तो उसको भरपूर हमको खाना है, और वही महंगा है। मजबूरी है खाने तो मजबूरी है। सब कुछ महंगा चल रहा, कोई सस्ते का नाम ही मत लीजिए, सब महंगा है। प्याज से लेके आलू टमाटर 50 रुपये 60 रुपये चल रहा है। ये पत्ता गोभी 60 रुपये 50 रुपये किलो मिल रही है। करेली जो कोई नहीं पूछती तो सारा 50 रुपये किलो है। क्या सस्ता है? अभी मेथी देखा 40, कितना पौवा हो? 15 रुपये पाव, 60 रुपये किलो मेथी। और क्या आजमगढ़ में तो आगे लगी है यूँ, ना सब महंगा है, कोई सस्ता नहीं है। आम आदमी क्या करना चाहेंगे? आम आदमी का आम आदमी मरेगा और क्या करेंगे? आम आदमी तो मर रहा है। दिवाली व डाला छठ के मद्देनजर गुरुवार को पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि प्रणीत श्रीवास्तव हनी ने पालिका के सफाई निरीक्षक व सफाई नायकों के साथ बैठक करके सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने की योजना बनाई। इस बैठक में यह संकल्प लिया गया कि किसी भी स्थिति में युद्ध स्तर पर लगकर हर साल से बेहतर इस बार साफ सफाई की जाएगी। इस अवसर पर श्री श्रीवास्तव ने कहा कि हमारा नगर पहले से साफ सफाई के मामले में अव्वल है, बावजूद इसके हमें चुप बैठने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सामने दीपावली व जाड़ा छठ का त्यौहार है, इसके मद्देनजर प्रकाश व्यवस्था पहले से ही काफ़ी व्यवस्थित किया जा रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि सफाई व्यवस्था को भी और चाक चौबंद कर दिया जाए। दीपावली से पहले यदि कहीं पर भी कचरा है तो उसे वहां से हटवा दिया जाए। साथ ही हर गली मोहल्लों को साफ सुथरा करके चूना छिड़काव किया जाएगा। इसके साथ ही घाटों की भी बेहतर साफ सफाई की जाएगी तथा सभी घाटों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था होगी। जिला एकीकरण समिति की यह बैठक गुरुवार को अध्यक्ष जिला पंचायत मीरा यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला, समाज सेवी प्रभु नारायण पांडे प्रेमी, डॉक्टर रविंद्रनाथ राय, उमेर सिद्दीक नदवी, जनप्रतिनिधि हवलदार यादव की उपस्थिति में संपन्न हुई इस बैठक के दौरान समिति की आगामी कार्य योजनाओं कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान समिति ने 19 से 25 नवंबर तक कौमी एकता सप्ताह मनाने, साथ ही जनवरी माह में कैफी आजमी की जयंती एकीकरण दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। आज राष्ट्रीय एकीकरण की बैठक थी
और इसमें हमारे सभी प्रभुजनों ने अपनी राय रखी और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 19 से 25 नवंबर तक कौमी एकता के दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 14 जनवरी को कैफी आजमी के जन्मदिन पर हम लोग राष्ट्रीय एकीकरण के रूप में मनाएंगे। अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत डीएवी पीजी कॉलेज के छात्रों ने गुरुवार को छात्र संघ अध्यक्ष अमर बहादुर यादव के नेतृत्व में धरना दिया। कॉलेज प्रबंधक, प्राचार्य व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर आश्वासन के बावजूद मांगें पूरी न करने, प्रवेश प्रक्रिया में धांधली का आरोप, खेल सामग्रियों के क्रय में घोटाला करने के आरोप, क्लासेज नहीं चलाने सहित कई आरोप लगाए। देखिए, हम लोग पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, कई दिनों से मांगे उठ रही हैं। पिछले कुछ दिनों पहले आंदोलन किया गया 17 सूत्री मांगों को लेकर। प्रबंधक द्वारा 10 दिनों का आश्वासन दिया था कि आपके कार्य सारे पूरे कर दिए, आपकी मांगे पूरी कर दी जाए, लेकिन प्रबंधक और प्राचार्य इतने, समझ लीजिए कि इतने, उन लोगों का कोई संवेदना ही नहीं रह गई छात्रों के प्रति, असंवेदनहीन हो गए हैं। 10 दिनों तक आज तक हमारी कोई मांग पूरी नहीं की गई। प्रेस परीक्षा में इतनी बड़े पैमाने पे धांधली की गई, सीटें ज़्यादा हैं, फॉर्म कम पड़े हैं, लेकिन तभी प्रवेश परीक्षा कराई गई। यहाँ तक कि प्रवेश परीक्षा के जो पेपर थे व्हाट्सएप पे वायरल किए गए हैं, यहाँ के स्टाफों द्वारा व्हाट्सएप पे वायरल किए गए हैं, और जबकि जो इस प्रवेश परीक्षा के कोऑर्डिनेटर थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब हंगामा किया गया हम दोनों के द्वारा, तो आधे अधूरे एडमिशन करके इस्तीफा देकर भाग गए। उन्होंने जवाब, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम 17 सूत्री मांगों को और ये बताना चाहते हैं, हम मीडिया के माध्यम से और जिला प्रशासन को भी अवगत कराना चाहते हैं। हम लोग इतने दिनों से धरनारत हैं, लेकिन हमारी कहीं नहीं सुनी जा। प्रिंसिपल द्वारा धमकियां दी जा रही हैं कि आप लोगों का कैरियर खत्म कर दिया जाएगा, FIR कर दिया जाएगा, आपको जेल भिजवा दिया जाएगा। लेकिन बता देना चाहते हैं, इस प्रवेश परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली की गई है। लाखों रुपए अपने बंदरबाट किया गया, आपसी बंदरबाट किया गया है, और खेल के नाम पे लाखों रुपए भजाए। यूनिवर्सिटी से भी पैसे आते हैं, और जो खिलाड़ियों के लिए जो यूनिवर्सिटी से और जो ओरिजिनल सामान आते हैं, वहाँ पे, यहाँ पे कोई दुकान है, वहाँ पे ले जाकर वहाँ पे बेचा जाता है। उस वहाँ पे प्राचार्य को ले जाया जाता है, आपसी साठगांठ के बीच में ले जाया जाता है, और वहाँ पे ले जाके लोकल जो 1000-2000 का बल्ला होता है, उसे 2000, 6000, 7000, 8000 का बल्ला बताकर लाखों रुपए भजा लिए जाते हैं। गेम के नाम पर भजा लिए जाते हैं। अभी तक आदेश हुआ, सरकार द्वारा आदेश किया गया है कि क्लासेज चलेंगी, लेकिन अभी तक बता दे रहे हैं 11 बजे का टाइम हो गया, एक भी विभाग खुला नहीं है, यहाँ के टीचर उपस्थित नहीं है, और क्लास चलाने की बात रही है ना कोई साफ सफाई। आप भी अंदर आए होंगे, मीडिया बंधुओं से मैं पूछना, आप भी अंदर आए होंगे, तभी वो सैनिटाइजर का जो व्यवस्था चल नहीं रही है। हम लोग ये चाहते हैं हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी कर जाएंगे। महाविद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव ने कहा कि उन्होंने प्रबंधक के जवाब से छात्रों को अवगत कराया है। फंड उनके हाथ में नहीं है। प्रवेश प्रक्रिया के बाबत गठित समिति के समन्वय पर उन्होंने जवाबदेही टालते हुए कहा कि छात्र सभी बिंदुओं से बखूबी वाकिफ हैं। कक्षाएं 15 अक्टूबर से SOP व कोविड की गाइडलाइन के अनुरूप चलाई जा रही हैं। बच्चे सारी चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं, उसके बावजूद अगर वो कोई आरोप लगाते हैं तो उसमें मेरा कोई जो है उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। और सभी लोग ये जानते हैं कि सैनिटाइज़र जो आया था वो चलाया गया। फंड सारे हमारे हाथ में नहीं हैं कि हम इनके जो है सारी मांगें हम पूरी कर दें। हमको भी परमिशन लेनी पड़ती है अपने ऊपर से। तो जो इन लोगों ने मांगे दी हैं उसका जवाब प्रबंधक महोदय ने लिख करके दिया है, और जवाब हमने इन लोगों को दिखा भी दिया है। इसके बावजूद अब जो उन्होंने लिख करके दिया है उनके हिसाब से मैक्सिमम मांगे पूरी हो गई हैं। अब क्या हम तो नहीं समझ रहे हैं, उसमें से कुछ एक बाकी भी होंगी, लेकिन इनका जो शुल्क वापस करने का है वो संभव नहीं है। अब चूँकि प्रवेश परीक्षा जिन्होंने संपन्न कराई थी समन्वयक महोदय, वो इस्तीफा दे के चले गए। अब आधे से अगर हमको व्यवस्था संभालनी है तो हमको भी थोड़ा टाइम लगेगा उसको एडजस्ट करने में। भाई, प्रवेश परीक्षा में एक समिति बनाई गई थी जिसमें प्रबंधक थे, मैं थी और समन्वयक महोदय थे, 3 लोग थे। तो चूंकि यहाँ कहा गया कि भाई समन्वयक जो हो जाता है वो पावर डेलीगेट हो जाता है, और फिर उसके बाद पूरी जिम्मेदारी समन्वयक की हो जाती है। तो इस नाते मुझे ये जानकारी नहीं है कि पेपर सेटिंग कैसे हुई या क्या पेपर कैसे बना या किस तरह से कोई चीज़ हुआ, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है।
तो उसमें अगर मुझे दिखाया गया होता तो जो त्रुटि होती मैं उसका निराकरण करती, क्योंकि 3 साल मैंने जब परीक्षा कराई थी तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में देती थी पेपर। लेकिन इस बार इस तरह से हुआ है कि भाई इंग्लिश में ही आया है, शायद हिंदी में ही आया है और इंग्लिश में नहीं आया है। तो अगर मॉडरेशन के लिए मेरे सामने आया होता तो मैं उसको कहती, चूँकि उसमें न मुझसे कोई राय नहीं ली गई तो उसके लिए भाई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अब चूँकि आधे से वो इस्तीफ़ा दे के चले गए तो पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रवेश परीक्षा मैं अपने हिसाब से करवा रही हूँ। उसके लिए मैंने 24, 25, 26 जो है डेट प्रस्तावित की है और उसको मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाऊँगी। उसमें मैं कार्बन कॉपी लगवा करके लड़कों को उसकी प्रति दूंगी, बुकलेट भी दूंगी और उसके साथ साथ वो आंसर की भी जारी करवाऊंगी, जिससे लड़के आश्वस्त हो सके कि उनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। में जो घपलाबाजी बता रहे हैं उसमें भाई खेल के सामान में घपलेबाजी मुझे तो इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि गत वर्ष जो है मैं गई थी खेल क्रीड़ा अधीक्षक के साथ, तो जो दुकान में दिखाया गया बैट जो उस पर दाम चस्पा था उस पर भाई मैं तो खिलाड़ी हूँ नहीं कि मैं उसकी जो है क्वालिटी परख सकूँ। मुझसे बताया कि भाई ये सही सामान है तो मैं उतने पे आश्वस्त हो गई। अब आगे तो इसके लिए जो है खेल अधीक्षक जाने या खेल गेम्स टीचर जाने, सारे टीचर आए हैं, टीचर बैठे हुए हैं, लेकिन कोविड की गाइडलाइंस जो हैं वो SOP के अकॉर्डिंग जो चलना है उसमें आप लोगों को ही मालूम है कि 33% छात्रों के उपस्थिति होगी, क्लास रोटेशन वाइज चलाए जाएंगे और उसमें जो है छात्रों के अभिभावकों की परमिशन होगी और प्रशासन की भी अनुमति लेनी है। तो उसके हिसाब से चरणबद्ध तरीके से, जैसे पहले चरण में प्रयोगात्मक कक्षाओं के लिए और शोध छात्रों के लिए आपका 15 अक्टूबर से क्लासेस हमने निर्देशित कर दिया था खोलने के लिए और उसके हिसाब से डिपार्टमेंट्स भी खुलते हैं। चूँकि डिग्री कॉलेज में आप लोग जानते हैं कि सभी टीचर 10 बजे से 4 बजे तक नहीं बैठते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना टाइम होता है, उतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, उतने क्लासरूम नहीं है कि 10 से 4 तक बैठें। तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जिन जिन टीचर्स का टाइम है वो उपस्थित हैं अपने विभागों में। और दरवाज़ा खुलने की बात अगर रही बात तो लड़के आएंगे क्लास के लिए डिपार्टमेंट में जाएंगे तो टीचर दरवाज़ा खोल के पढ़ाने जाएंगे। दरवाजे खुले हुए हैं, जिन जिन लोगों का टाइम है वो टीचर भी विभाग में उपस्थित हैं और जो विभाग में नहीं है वो शिक्षक कक्ष में बैठे हुए हैं। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।